ये नोट 3 खुला है ना? नोट 3 है ना? गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? कल बारिश में गोला मार दिया लोगों ने, है? ठीक है, तो गोला लग जाया करे तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, या घर से अटेंड की होगी, लाइव क्लास अटेंड की होगी। बीच में डिस्टर्ब हुई थी क्लास, लेकिन दोबारा फिर से उसको रीस्ट्रीम किया गया था। तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो वेक्टर चल रहा है। और इससे पहले हम लोग बेसिक वेक्टर्स के 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 लेक्चर मेरे हिसाब से हो चुके हैं। तो जिन बच्चों की आज पहली क्लास है और लेक्चर उनके 2-3 क्लास मिस हुई है, तो आज क्लास के बाद मुझसे मिलना है, ठीक है? और जो भी लेक्चर मिस हुए उनकी रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा कैसे आपको, और उसका बैकलॉग कंप्लीट करना है, कवर करना है। तो हम लोग चैप्टर वेक्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम एडिशन ऑन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे, ठीक है? ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। 2 से ज्यादा वेक्टर अगर जोड़ने घटाने हो तो उसके लिए एक लॉ होता है पॉलीगन लॉ, ठीक है? तो हेडिंग लगाएंगे पॉलीगन लॉ। ये कुछ ट्राइंगल लॉ के जैसा ही दिखता है, बस मल्टीपल वेक्टर्स के लिए होता है। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है? पॉलीगन लॉ हम मान लीजिए यूज कर रहे हैं एडिशन ऑफ more than 2 vectors, addition of 2 or more vectors। एडिशन ऑफ 2 and more vectors बेटा। तो जैसे मान लो हमारे पास 2-3 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है बेटा, एक ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये मान लेते हैं कि डी वेक्टर। और हमें रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट बनाना है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते थे, पहले फर्स्ट वेक्टर बनाते थे और पहला जहां से खत्म होता था, उसकी हेड होती थी, वहां से दूसरा स्टार्ट करते थे, शुरू करते थे। बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे। पहले ए वेक्टर बना लेते हैं। चलिए, ये मैंने ए वेक्टर बना लिया सबसे पहले, दिस इज अवर ए वेक्टर। ए वेक्टर जहां से खत्म होगा वहां से बी स्टार्ट करेंगे। बी के बाद फिर हमने बनाया सी वेक्टर, सी थोड़ा छोटा है। और सी के बाद मैं थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बने तो डी चेंज कर दे रहा हूं, डी मान लो ऐसे बना, या फिर चलो डी ये ले लिया मैंने। तो ये मैंने इधर की तरफ ये डी वेक्टर ड्रॉ कर दी। तो पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, पहला वेक्टर जहां से खत्म होता है दूसरा वहां से स्टार्ट किया, ए के बाद बी ज्वाइन कर दिया बेटा। बी जहां से खत्म होता है वहां से सी ज्वाइन कर दिया, सी जहां से खत्म होता है वहां से डी ज्वाइन कर दिया। ऐसे एक के बाद एक के बाद एक वेक्टर ज्वाइन करते चले जाएंगे, और फिर जो इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट करे थे और फाइनल पॉइंट जहां खत्म करे हैं, इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाएंगे। ये जो वेक्टर होगा हमारा, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। और आप देख सकते हैं, अगर इस ज्योमेट्री को देखेंगे तो ये एक पॉलीगन बन के तैयार हो गया, एक बहुभुज है ना। 1 2 3 4 पेंटागन हमारा एक बन गया है, चूंकि हमने 4 वेक्टर को जोड़ा है। तो ये जो वेक्टर होगा ये हमारा रिजल्टेंट बताएगा, यानी इन सभी वेक्टर का जो एडिशन है, एडिशन से जो नया वेक्टर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो इस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा।
ठीक है ना। तो दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या कहता है पॉलीगन लॉ? पॉलीगन लॉ कहता है दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर हम एक पॉलीगन की कॉन्जिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होती है, जो उस पॉलीगन को क्लोज करने के लिए आप साइड बनाओगे, वो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर को बताती है, परिणामी को बताती है। ठीक है ना। तो ये एक ज्योमेट्रिकल लॉ है जिसपे हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर देंगे। न्यूमेरिकल के लिए हम इसके लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो उसके लिए कंपोनेंट मेथड पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ज्योमेट्रिकली रिजल्टेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए ये लॉ है, और जिसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं मैं भी आपको एक्सप्रेस करूंगा। तो लिखते चलिए फटाफट। तो इसमें मैं लिख देता हूं, इसको डिफाइन कर देता हूं कि इफ टू और more vectors are represented by consecutive sides of a polygon taking in same sense then closing side of polygon taking in opposite sense gives us the resultant vector। अपोजिट सेंस क्यों बोल रहा हूं कि अगर इस पॉलीगन में तुम क्लॉकवाइज चलोगे तो देखो एक वेक्टर, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, ये सब क्लॉकवाइज अरेंज है एक के बाद एक। लेकिन अगर इस पॉलीगन में तुम देखो रिजल्टेंट को, जब इस तरह से आओगे एंटी क्लॉकवाइज तब तुम्हें रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट इन्हीं के सेंस में नहीं है ना, अपोजिट सेंस में, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब इसी में अगर पॉलीगन लॉ में ही अगर दो वेक्टर होंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगी ज्योमेट्री। दो वेक्टर होंगे एक रिजल्टेंट हो जाएगा, तो उसी को ट्राइंगल लॉ बोल देते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखा जाए तो ज्यादा जनरल रूल है पॉलीगन लॉ, लेकिन हमारे लिए इस्तेमाल ज्यादा होते हैं दो वेक्टर वाले केस, पॉली ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। लिखने का काम थोड़ा भैया सही रखना है ना सब लोग, लिखने में बहुत लेट लपेट नहीं। प्रॉपर बैच के पास एक ही चीज की कमी होती है, वो है समय। ठीक है, छोटे बड़े मिला के 70-75 चैप्टर पढ़ने, और बड़े बड़े मिला दोगे 30-40, 6-7 महीने में, तो आप ये मान के चलिए कि आप स्लो नहीं चल सकते बहुत, है ना। मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी आप अगर बहुत धीमे चलेंगे तो अभी आप पलक झपकते सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, जेई मेन के फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी धड़कनें बढ़ने लगेंगी, आपको लगेगा कि आपने अरे बहुत कम सिलेबस पढ़ा है। 2 साल का सिलेबस पढ़ना है, जो आपने 11वीं और 12वीं में स्कूल में पढ़ा है उस पूरे सिलेबस को पढ़ना है, और उससे 10 गुना ज़्यादा लेवल पे पढ़ना है, 20 गुना ज़्यादा लेवल पे पढ़ना है। तो एक ही चीज़ है जहाँ समय बचा सकते हो, वो लिखने का समय, है ना। और नहीं ध्यान रखोगे तो मेरी बातें 4 महीने बाद याद आएंगी।
तो पॉलीगन लॉ की अगर हम बात करें, चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। मैं कुछ वेक्टर बना रहा हूं, जरा इसको ड्रॉ करो। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मान लीजिए मैंने बी वेक्टर बनाया है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। चलो ड्रॉ करो। दो रिजल्ट बता रहा हूं, एक तो आपको ड्रॉ करना है R1 A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और दूसरा आपको ड्रॉ करना है R2 A प्लस बी माइनस सी प्लस डी। तो फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से अगर हम चलें, तो ए वेक्टर मान लो ये मैंने बना दिया, ए वेक्टर कैपिटल ए है, कोई बात नहीं। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर से फिर बी को ज्वाइन किया बेटा। ए जहां से खत्म होगा बी वहां से स्टार्ट होगा। बी के बाद फिर सी वेक्टर हमने ज्वाइन किया, तो सी वेक्टर हमारा, ये मैं जगह हटा देता हूं, सी वेक्टर हमारा ए प्लस, इस तरह से यही वेक्टर ड्रॉ करना है ना, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। सी वेक्टर कुछ इस तरह से जा रहा है, ये सी वेक्टर है, और फिर डी वेक्टर, सी जहां से खत्म हुआ वहां से डी स्टार्ट कर दिया, ये डी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा बेटा? रिजल्टेंट ये होगा जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी जो लेंथ होगी ना, वही इन सबका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट, वेक्टर की लेंथ ही उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका परिमाण होता है ना। और सेकेंड केस जो हम लोग बना रहे थे R2, वो हमने लिखा था A प्लस बी माइनस सी प्लस टी। A प्लस बी माइनस सी प्लस टी, तो A वेक्टर चलो ऐसे बना लिया, दिस इज A प्लस बी, बी ऐसे बना लिया, ए के बाद बी, ए प्लस बी करना है मुझे, ए में से बी। अब ध्यान देना माइनस सी करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर सी इस तरह से बनाया हो, सी अगर ऐसा बना रखा है तो माइनस सी ये हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स होती है बेटा, माइनस कर देने से वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स होती है। तो ए में बी ऐड किया, बी में माइनस सी ऐड करेंगे। आप ऐसे मत देखो कि हमने बी में सी को घटाना है, हम ऐसे कह रहे हैं बी में माइनस सी को ऐड करना है। तो बी जहां से खत्म होगा वहां से माइनस सी स्टार्ट होगा, ये वाला वेक्टर यहां से टेल से ज्वाइन करेंगे, ये माइनस सी, और फिर हमारा जो है वो डी आ जाएगा। तो डी हमारा, डी लेफ्ट की तरफ है, तो यहां से डी को ऐसे ज्वाइन करेंगे, डी वेक्टर, और ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये हमारा रिजल्टेंट बताएगा। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पॉलीगन भी बन जाए जो क्रॉस कर जाए खुद को, टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बट जहां आप खत्म करोगे और जहां से स्टार्ट किया था उनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, वही उन सबका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, उन सबका परिणामी होगा। ठीक है ना? हाँ बेटा, शिफ्टिंग जैसे नहीं, पॉलीगन लॉ जब बनाते हैं तो हेड
पहले वाले के हेड से ही आगे वाले के टेल को जोड़ते हैं। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि सर ऐसे कर दें, ऐसे सी, नहीं ये गलत तरीका हो जाएगा, है ना, ये गलत तरीका है ना। हमेशा ध्यान रखना है जहां से फर्स्ट वेक्टर खत्म होगा वहां से उसके हेड से दूसरे वाले के टेल को ज्वाइन करें। हाँ, अब रहा सवाल कि ये जो मैं आपको मेथड्स पढ़ा रहा हूँ इससे हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। कैलकुलेशन के लिए तो हम सबको शिफ्ट करके सबका टेल एक पॉइंट पे ले आएंगे, वो कंपोनेंट मेथड पढ़ेंगे। लेकिन ज्योमेट्री मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होंगे, कुछ जगह मदद करेगा तुम्हारी, ठीक है ना। जहां मदद करेगा वहां हम देखेंगे। अभी फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक इसमें स्पेशल केस बनता है, देखना। हमने आपको कहा कि जब हम पॉलीगन लॉ से वेक्टरों को ऐड कर रहे हैं तो जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट बता रही है। अब जरा मुझे बताना, मान लो अगर हम तुमसे कहें कि मेरे पास मैंने एक वेक्टर जोड़ा ए, समझना बेटा, ये बनाना मत अभी, बी वेक्टर जोड़ दिया ए से, बी से फिर मैंने सी वेक्टर को जोड़ दिया, तो ए बी सी का रिजल्टेंट कितना होगा बताओ? यही होगा ना आर, बोलो, बनाना मत, ठीक। फिर मैंने कहा चलो एक केस ये ए वेक्टर जोड़ा, फिर उसमें से बी कुछ ऐसे जोड़ दिया, फिर सी कुछ ऐसे जोड़ दिया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, ये रिजल्टेंट होगा आर। तो आप मुझे देखकर बताओ रिजल्टेंट ज्यादा किसमें, मैग्नीट्यूड ज्यादा किसमें? इसमें लेंथ ज्यादा बड़ी रिजल्टेंट की, यानी इसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसमें कम है। अच्छा, एक डायग्राम और बना रहा हूं, यहां बताना रिजल्टेंट कितना है। ए वेक्टर जोड़ा, फिर उसमें से बी वेक्टर जोड़ा, फिर बी में से सी वेक्टर जोड़ा, तो जहां से चले थे वहीं आके खत्म हो गया। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट का लेंथ कितना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 0 हो गया ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। तो तुम्हें क्लोजिंग साइड की लेंथ कितनी मिल रही है? 0। ये जो क्लोजिंग साइड तुम बनाते थे ये वाला पॉइंट वहीं जाके खत्म हो गया, मतलब कि जो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन है जो तुम ड्रॉ करने वाले थे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वो इनिशियल फाइनल सेम पॉइंट हो गए, तो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी तुम पॉलीगन लॉ से ऐड करते हो, जब भी तुम पॉलीगन लॉ से वेक्टर्स को ऐड करते हो, मान लो फोर्स ऐड कर रहे हो, तो एक फोर्स ऐसे बनाया, मान लो एक फोर्स ऐसे बनाया, और अगर तुम इनको ऐड करते करते अगर साइक्लिक पॉलीगन बन जाए, यहां रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। तो अगर साइक्लिक पॉलीगन, साइक्लिक ट्राइंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान लो ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। मान लो मैं और बना दूं कोई भी साइक्लिक पॉलीगन, एक वेक्टर जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जब छठा जोड़ा तो वहीं आके खत्म कर दिया आपने, तो इन सभी का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो जब भी वेक्टर एडिशन करेंगे और अगर साइक्लिक पॉलीगन है ना, वहीं आके अगर हम खत्म कर रहे हैं तो उन सब का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें जहां से स्टार्ट किया था वहीं खत्म कर दिया, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर रिजल्टेंट बताता है। रिजल्टेंट वेक्टर की जो एरो की लंबाई होती है वो मैग्नीट्यूड, परिमाण बताती है। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही हो गए, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब सुनो, ये सवाल जेई में आया था, कैसे पूछा गया था? 2-3 बार आ चुका है। उन्होंने कहा एक पार्टिकल है, उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं और वो तीनों फोर्सेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताओ उस पार्टिकल की वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा होगा? पहला क्वेश्चन था कि केवल डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, दूसरा था कि स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड घट रही होगी, एक ये भी था कि नहीं वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो कैसे सोचना था? नेट फोर्स इनका तुमने देखा कि यार 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों एक साइक्लिक ट्राइंगल बना रहे हैं, इसका मतलब है इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। फोर्स क्या होता है?
फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो बताओ एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। यानी उसका आंसर ये है कि उस बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी ना डायरेक्शन चेंज होगा, अगर ये तीन फोर्स लगा दिए जाए। ऐसे अगर ये चार फोर्स लगा दिए जाए, ये पांच छह लगा दिए जाए, तो ध्यान रखना है कि पॉलीगन बना करके कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि भाई आपका नेट फोर्स बताओ, या उसका अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो बना लो फटाफट, ये एक स्पेशल पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। डन। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, सेम क्वेश्चन। फोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पार्ट, क्वेश्चन मेरे साथ लिखा करो हमेशा, ऑन ए पार्टिकल and they are represented by four sides of a polygon as shown below. What can be the effect on the velocity of particle? डायग्राम कुछ ऐसा है, मान लो एक फोर्स ये लग रहा था, एक फोर्स ये लग रहा था, तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि ये चारों का रिजल्टेंट जीरो है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 रिजल्टेंट फोर्स है ना, नेट, ये जीरो है। पॉलीगन लॉ से हम ये कह पा रहे हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है बेटा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन होता है वो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाय मास के बराबर होता है। तो चूंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। अच्छा, इतना सबने पढ़ा है, आप लोग ड्रॉपर बेस से हैं कि एक्सेलेरेशन जो होता है
वो dv/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर। तो अगर ये 0 है तो वेलोसिटी कैसी होती है बेटा? कांस्टेंट। वेग जो इसका होगा वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसका त्वरण जो है वो 0 है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वेलोसिटी मतलब वेग। तो यहां पर ये जरूर देखना सेम सीक्वेंस में होने चाहिए फोर्स, है ना? एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जहां से स्टार्ट किया वहीं खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। पॉलीगन लॉ से, क्योंकि पॉलीगन लॉ में जो रिजल्टेंट होता है वो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। अब अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाएंगे तो उनके बीच का जो गैप है वो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, है ना? कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉप कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल अंडर 3 फोर्सेस। अगर एक पार्टिकल पे 3 फोर्स लगाए जाए तो उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। बेटा कोई भी पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब होता है उस पे नेट फोर्स 0 है, परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स, मान लो बेटा 3 फोर्स लग रहे हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम के लिए रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, ये बात पक्की है। यानी अगर किसी बॉडी पर 3 फोर्स लगाए जाए तो उनका नेट 0 आना चाहिए। 3 वेक्टर का नेट, 3 वेक्टर्स का नेट जो है वो 0 आना चाहिए। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना। इसे 2 तरह से समझ सकते हैं, 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को समझने के। पहला तरीका ये होता है कि अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 0 है तो कोई भी 2 वेक्टर ले लीजिए, एक को उधर भेज दे रहा हूं या 2 को उधर भेज दे रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं इसको कि जो F1 है उसे मैं लिख सकता हूं माइनस का F2 प्लस F3, ऐसे लिख सकता हूं क्या? F2 प्लस F3 इज इक्वल टू F1, उसका माइनस टाइम्स इक्वल टू F1। इसका मतलब यह हुआ कि F2 प्लस F3 क्या बेटा? F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये F2 और F3 का रिजल्टेंट बताएगा। तो जैसे मान लो बेटा एक पार्टिकल है उसमें 3 फोर्स लग रहे थे, एक मान लो लग रहा है F2 यहां पर कहीं लग रहा है और मान लो F3 ऐसे लग रहा है, एक ही बॉडी पर हमने कई सारे फोर्स लगा दिए, ये F3 है। तो पैरेललोग्राम लॉ से, समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊं फोटो में, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया बेटा। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या बताता था? रिजल्टेंट। तो ये जो व्हाइट वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है बता सकते हो क्या? F2 प्लस F3। ये जो होगा वो F2 और F3 का रिजल्टेंट होगा। ये इक्वेशन क्या कह रही अगर तीनों का नेट 0 है, जो F1 होना चाहिए वो F2 प्लस F3 वेक्टर के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। तो अच्छा बताओ, ये अगर मैं इस पूरे को एक वेक्टर मान लूं, एक वेक्टर, तो उसका नेगेटिव कर दिया, यानी उस वेक्टर का ठीक अपोजिट वेक्टर है हमारा दूसरा वाला। अरे समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं कह रहा हूं ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, तो बी का उल्टा ही तो होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो F2 और F3 का रिजल्टेंट ये व्हाइट वाला वेक्टर आया है, इसके एकदम अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होगा, कौन होगा बेटा? F1।
और जब इसके ये अपोजिट होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, तो इन दोनों को येलो वाले वेक्टर्स को हटाकर हमने कौन सा बना दिया, व्हाइट वाला। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यही तो बताया था कि दो वेक्टरों का परिणामी जो होता है उसका मतलब ये होता है उन दो को हटाकर उसकी जगह वो एक वेक्टर ला सकते हैं। तो इन दो वेक्टर को हटाया, उनका एडिशन ये आ गया, और इसको इसने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। तो ये व्हाइट वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए, क्योंकि ये जितने मैग्नीट्यूड में सेम थे, डायरेक्शन में अपोजिट थे। अब इतना तो यार हमने तुम्हें 180 डिग्री पे तो पढ़ाई रखा कि अगर एक ए हो एक बी हो, एंगल 180 हो, तो इनका रिजल्टेंट ए माइनस बी होता है, याद है ना। 0 डिग्री में ए प्लस बी होता है और 180 डिग्री में 180 डिग्री में मिनिमम होता है। लेकिन यहां तो मैग्नीट्यूड ही बराबर है दोनों के, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे का क्या है, अपोजिट। तो नेट बताओ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहां पर, 0। तो लॉजिक ये कहता है कि कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे से क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल आउट। यानी कोई तीन वेक्टरों का नेट अगर 0 करना है तो मैं कोई दो वेक्टर पकड़ लूंगा और मैं देखूंगा कि इन दो का जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरे से कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, इसको चेक कैसे करना होगा। मान लो हमने कहा, एक छोटा सा सवाल हमने लिखा, हमने कहा कि चेक वेदर ए पार्टिकल अंडर 3 forces 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन कैन बी इन इक्विलिब्रियम और नॉट। हमें चेक करके बताना है कि एक पार्टिकल पर 3 फोर्स लगाए गए हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है कि नहीं रह सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक समझना। इस सवाल की खासियत ये होती है मेरे बच्चों, इस सवाल में ये नहीं बताया जाता कि फोर्स लगाए कैसे गए। ये कहते हैं डायरेक्शन तुम्हें जो मन हो वो ले लो अपने हिसाब से, बस इतना बता दो कि इन तीनों फोर्स को जैसे मर्जी हो वैसे लगा लो। क्या इनका नेट 0 बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर इनका नेट 0 होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा बेटा। तो हमें बस ये सोचना है कि कुछ भी करके 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हमेशा आदत डालो। वैसे तो तुम कोई भी दो वेक्टर इधर ले जा सकते हो, किन्हीं भी दोनों का रिजल्टेंट तीसरे से कैंसिल आउट होना चाहिए। दो का परिणामी जो आए वो तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट आए, ताकि जो दो का रिजल्टेंट आया है वो तीसरे से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो लेकिन फिर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि छोटे वाले दो ले लो। अगर छोटे वाले दो का रिजल्टेंट बड़े वाले को कैंसिल कर रहा है तो 100% 0 हो जाएगा, आपको हर बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कहा कि कौन कौन से हैं, तो हमने कहा एक 10 न्यूटन, एक 15 न्यूटन, एक 18 न्यूटन। अब हमने तुम लोग को पढ़ाया है कि दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है दो का, वो कितना पढ़ाया था, a प्लस बी, और जो मिनिमम रिजल्टेंट पढ़ाया था दो वेक्टर का वो a माइनस बी। याद आ रहा है सबको। तो अगर मुझे बताओ कि मैं 10 न्यूटन और 15 न्यूटन को जोड़ूंगा तो 10 और 15 का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, ये कहां से कहां के बीच में बिलोंग करेगा बताओ। अगर इसे मैं R मान लूं, इसे मैं R मान लूं, तो बताओ R की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बेटा, जब 180 डिग्री पे लगाओगे 15 और 10 को तो कितना आएगा बताओ, 5। 15 में से 10 घटा दो, 5। और जब सेम डायरेक्शन में लगा दोगे 0 डिग्री पे ऐसे लगा दोगे सेम डायरेक्शन में, तो कितना आएगा, 25। यानी तुम ये देख पा रहे हो कि इन दोनों फोर्सेस को अगर जोड़ा जाए अलग अलग कोणों पर, अलग अलग एंगल पर, तो 180 डिग्री पर 5 आएगा, 0 डिग्री पर 25 आएगा। मैक्सिमम होता है a प्लस बी, 10 प्लस 15 25, 15 माइनस 10 5। यानी 5 न्यूटन से 25 न्यूटन के बीच में कुछ भी ला सकते हैं, एंगल बदलते जाओगे वैल्यू बदलती जाएगी। यानी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 18 19 20 21 22 25। 25 से ज्यादा नहीं हो सकता, 5 से कम नहीं हो सकता। तो क्या 18 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई तो ऐसा कोण आएगा जिसपे 18 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि 18 5 और 25 के बीच में लाई कर। इसका मतलब 10 न्यूटन और 15 न्यूटन के बीच में कोई एक ऐसा एंगल जरूर आएगा जिसमें रिजल्टेंट कितना आएगा, 18। तो सोचो कि अगर मैंने कहा कि भैया अगर मैंने ये 10 न्यूटन ऐसे लगा दिया बेटा और 15 न्यूटन मैंने ऐसे लगा दिया
और इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो ये 18 न्यूटन आ गया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट, तो मैं ये जो तीसरा वाला 18 न्यूटन था, ये मैं इस 18 के कैसे लगा दूंगा, अपोजिट। मेरे तीन वेक्टर ये थे बेटा, 1 2 3, 1 2 3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 18 लाया जा सकता है, तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट ये 18 लगा दूंगा, तो नेट ये 18 इस 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सबका आर नेट क्या हो जाएगा बताओ, 0। यानी इससे हमारा जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो आपको हमेशा यही देखना है कि छोटे वाले दो का रिजल्टेंट तीसरे वाले से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। एक उदाहरण और देखो, मान लो 5 न्यूटन हो, 6 न्यूटन हो, 15 न्यूटन हो, तो 5 और 6 का रिजल्टेंट कम से कम कितना होगा, 1। 6 माइनस 5 1, 180 डिग्री पे, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा। तो जब तुम 5 और 6 को एक ही दिशा में लगा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा 11 होगा। क्या 11 15 को कैंसिल आउट कर पाएगा, यानी यहां नेट 0 नहीं हो सकता, यहां असंभव है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तुम कैसे भी लगा लो, इन तीनों को जोड़कर 0 नहीं बना सकते। इनको 0 बनाने के लिए तुम्हें दो वेक्टरों से तीसरे को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो हमारे हाथ में, हम अपोजिट लगा देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर आ जाए महाराज। तो इसका मतलब है 5 न्यूटन, 6 न्यूटन और 15 न्यूटन लगाया जाएगा तो बॉडी का इक्विलिब्रियम संभव नहीं है, क्योंकि दोनों, कोई भी दो वेक्टर जोड़ोगे उनका रिजल्टेंट तीसरे से कैंसिल आउट होने की गारंटी नहीं है। तो 5 और 6 11 हो रहा, वो 15 से कैंसिल आउट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही बेटा? तो बताओ जरा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 30 न्यूटन इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं क्या? 10 और 20 मिला के कितना हो रहा है, 30, तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9 न्यूटन कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या? 5 और 8 का रिजल्टेंट कम से कम 3, और 8 माइनस 5 3, और 8 प्लस 5 13, तो कहां से कहां के बीच में वेरी करेगा, 3 से 13। 3 से 13 के बीच में आ रहा है 9, यानी 3 से 13 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एंगल बदलते जाओगे, थीटा बदलते जाओगे, बदलता जाएगा, तो किसी न किसी एंगल पे 9 भी आएगा, क्योंकि जब 3 से बढ़ के 13 तक जा रहा है तो 9 भी पक्का रास्ते में पड़ेगा। तो जिस केस में 9 बनेगा, उस केस में मैं इस 9 को उस 9 के अपोजिट लगा के नेट बना लूंगा 0। यानी यहां पर इक्विलिब्रियम संभव है, इक्विलिब्रियम संभव है, इक्विलिब्रियम असंभव है, यहां भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। बात समझ में आ गई बच्चों? लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो चलो फटाक से इसको शुरू से लिख लो अगर नहीं लिखा, फिर हम लोग कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा। डीपीपी मिली क्या फिजिक्स की, दिखाओ। अच्छा, इसमें शुरुआत वाली डीपीपी में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, छोटी छोटी चीजें, बेसिक मैथ वाली, ये आपको क्लास में tan थीटा sin थीटा नहीं पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए dy बाई डी एक्स है ना, तो ये ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग कर लीजिएगा खुद से, हैं अभी आपके पास टाइम है, देख लीजिएगा, रिवीजन के लिए दिया है ना। अभी शीट मिल जाएगी 1-2 दिन में, मॉड्यूल पहले लगाना है, डीपीपी तो अपने लिस्ट बाद में लगाने के लिए, क्योंकि इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे ना, काइनेमैटिक्स, वेक्टर सब मिक्स करके 2-2 3-3 चैप्टर मिक्स करके डीपीपी बनाई गई। ठीक है, बट मैं टिक करा दूंगा जो क्वेश्चन करने होंगे।
नोटेड बेटा? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल, संभव है। एक क्वेश्चन में और यहां पर लिख रहा हूं, मल्टीपल, इन विच केस ऑफ three forces acting on a particle equilibrium is possible। किस केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? पहला केस 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 18 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 9 न्यूटन। इसमें किसमें पॉसिबल है? 12 + 10 22, 12 - 10 2, तो 2 और 22 के बीच में 18 आ रहा है, पॉसिबल है। 5 और 1 6 हो पाएगा, 7 को काट नहीं पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। 3 2 5, 6 को काट नहीं पाएगा कभी, पॉसिबल नहीं है। 7 6 13 और 6 -7 1, तो 13 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 9 भी हो सकता है, तो पॉसिबल है। तो फर्स्ट और लास्ट दो ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे हैं ना? नोट कर लो। नोटेड बेटा? चलिए, तो अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले इन 2D ना, 2 डायमेंशन में, प्लेन में कंपोनेंट अगर करने हो, इन ए प्लेन, तो किसी भी वेक्टर के बेटा प्लेन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। पहले तो कंपोनेंट का मतलब समझ लो क्या होता है। जैसे बेटा हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर आप लिखते हो, तो आप ये बोलते हो कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो आर है, ए और बी का परिणामी आर है। इसका उल्टा तो करते क्या हो, 2 वेक्टर जोड़ के तीसरा वेक्टर निकाला, तो बेसिकली जैसे आपने कहा सर एक वेक्टर ये था,
दूसरा वेक्टर ये था, इनका रिजल्टेंट मान लो सर ये आर। तो मैंने कहा था आर का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि मैं इन दो वेक्टर को हटाकर उसकी जगह ये वेक्टर अकेला लगा सकता हूं। ये अकेला वही काम करेगा जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे थे। यही तो मतलब होता है रिजल्टेंट का। इसका रिवर्स प्रोसेस है कंपोनेंट। 2 से 1 बनाना मतलब रिजल्टेंट निकालना, 1 से 2 बनाना मतलब कंपोनेंट करना। तो ए और बी का रिजल्टेंट आर है और आर के दो ये कंपोनेंट कहलाएंगे, ए और बी। ए और बी आर के कंपोनेंट कह सकते हो। जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट आर आया है तो हम कहेंगे दिस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, और इन रिवर्स वी कैन से कि ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ आर। ए और बी आर के दो घटक हैं, कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब घटक हिंदी में। तो कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, तुम कितने भी वेक्टर कर लेते। अभी ए बी सी डी चारों का रिजल्टेंट आ रहा है तो ये चारों इसके कंपोनेंट हो गए। तो किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। वैसे तो इन जनरल ए वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, लेकिन हमारी जो वेक्टर एंड जो भी 2D एंड 3 डायमेंशनल एनालिसिस है, जो हम इसके एप्लीकेशन करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे घटक जो स्वतंत्र हो एक दूसरे से। तो जब आप मैथमेटिक्स में वेक्टर एंड 3D पढ़ोगे तो आपको सर पढ़ाएंगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। एक्स एक्सिस के आई कैप, जे कैप, के कैप, ये इंडिपेंडेंट। तो जब हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट करने जाते हैं तो हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर, रेक्टेंगुलर का मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो जैसे मैंने अगर एक वेक्टर ऐसे बनाया ए वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे बनाया बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये रिजल्टेंट बना दिया आर। तो ये ए और बी का रिजल्टेंट आर है और आर के ये दो कंपोनेंट हैं। ए और बी आर के दो कंपोनेंट हैं, और चूंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। इस केस में ये ए और बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं क्योंकि कंपोनेंट्स के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो अगर मैं किसी वेक्टर का एक्स में एक कंपोनेंट कर दूं, एक वाई में कर दूं, एक जेड में कर दूं, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्लेन में मैक्सिमम दो ही होते हैं, दो ही कंपोनेंट होते हैं इंडिपेंडेंट, और 3D में 3 होते हैं। तो 2D में हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे और 3D में 3 कंपोनेंट में एक्सप्रेस करेंगे किसी भी वेक्टर को। और अब तक जो हम ज्यादातर वेक्टर को लिखते चले आए हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में ही लिखते चले आए हैं। तो हम देखते हैं कि कंपोनेंट कैसे करना है और उसको लिखने का सलीका क्या होना चाहिए। तो चाहो तो कुछ पॉइंट्स यहां लिख सकता हूं मैं। ए वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। एक पॉइंट तो ये मैंने लिख दिया, ठीक। दूसरा पॉइंट, ए वेक्टर कैन हैव टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन ए प्लेन। एक प्लेन में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ए वेक्टर कैन हैव मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर शब्द नहीं लगाया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इन स्पेस, स्पेस का मतलब वही 3D। आइए मान लीजिए हमारे पास कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हमें इसे कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो हमने इसके दो कंपोनेंट बेटा बना दिए। ध्यान रखना है कंपोनेंट का मतलब ऐसे दो वेक्टर बनाऊंगा जिनका रिजल्टेंट ये आना चाहिए। तो मैंने ये इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से ये बेटा ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया। ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट कहलाएगा। तुम ध्यान से देख सकते हो पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज के नियम से
ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट ये आएगा क्योंकि ये डायगोनल है। तो मैं कह सकता हूं कि ax वेक्टर और ay वेक्टर का नेट रिजल्टेंट a वेक्टर है। तो रिवर्स में मैं कह पाऊंगा कि इस वेक्टर के ये दो कंपोनेंट हैं, क्योंकि ये x के लॉन्ग है तो ये x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर कहलाएगा, ये y के लॉन्ग है तो ये y कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर कहलाएगा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए फिर मैं लिखूंगा, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मैंने a ले रखा है बेटा, तो ax की वैल्यू आएगी a cos थीटा। आप बड़े आराम से देख सकते हो, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी a cos थीटा। इसी तरह साइन थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं a, ये वाली हाइट या ये वाली हाइट बराबर होगी, ये a y होगा, a y डिवाइड बाई a, तो a y की वैल्यू बेटा यहां से क्या आ जाएगी a साइन थीटा। यानी वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जिसके बगल में थीटा होता है वो cos थीटा होता है, a cos थीटा, और वो वाला कंपोनेंट जिसके बगल में थीटा नहीं है, थीटा वाले के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट a sin थीटा। अब मान लो हमें इस वेक्टर को लिखना है, बेटा ध्यान देना थोड़ा सा। तो बाई पैरेललोग्राम लॉ में इस वेक्टर को कैसे लिखूंगा? दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, बोलो लिख सकता हूं। और आपको याद करो लेक्चर नंबर 1 या 2 में पढ़ाया था कि वेक्टर को लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जैसे मान लो कोई गाड़ी मैंने बताया था 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है एक्स डायरेक्शन में, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 20 और डायरेक्शन क्या हो गई आई कैप। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है आई कैप, माइनस एक्स की माइनस आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप। जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर भी बुलाते हैं, या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन थी वो जे कैप थी, नेगेटिव वाई में माइनस जे। जेड एक्सिस में क्या थी के कैप, समझ रहे हैं ना, याद है ना सबको, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ इस वेक्टर को कैसे लिखूंगा मैं, बताओ। इसका मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स और डायरेक्शन क्या लिखूंगा आई कैप। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर क्या लिखूंगा बताओ, ए वाई इंटू जे कैप। तो एक तो ये हो गया कि वेक्टर को 2D में कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, तुमने लिखा होगा 2i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, समझ रहे हो ना। मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप लिखा है, तो i का जो कोफिशिएंट है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट। j का जो कोफिशिएंट है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट। ऐसे 3D में जो k का कोफिशिएंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा। बात समझ में आ रही है। फिलहाल यहाँ ax ay की वैल्यू में रख सकता हूं, बताओ क्या रख दूंगा वैल्यू, जल्दी बताओ। ax है a cos थीटा आई कैप और ay है a sin थीटा j कैप। ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म है। तो दो बातें हमने सीखी, वेक्टर का वो कंपोनेंट जो थीटा एंगल पर होगा वो a cos थीटा होगा, उसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वो a sin। cos हमेशा वो आएगा जिसके बगल में थीटा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक। अच्छा एक चीज आप और समझ पा रहे हो क्या, कि जब हम किसी वेक्टर को 2D में ऐसे लिख रहे हैं, मान लो हमने ऐसे लिखा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मतलब ये ए आई कैप का मतलब ये वाला कंपोनेंट ए है, बी जे कैप का मतलब ये वाला कंपोनेंट बी है, और ये रिजल्टेंट है, और ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सब लोग जानते हैं 90 डिग्री पर अगर रिजल्टेंट लोगे, यहां पर भी देख लो इसकी जो लेंथ आएगी ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर भी, तो पाइथागोरस लगा लोगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक। अरे लगा लोगे ना, इस वाले की लेंथ कैसे निकालोगे, तो ये यहाँ पर भी देख सकते हो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2D में वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप। अगर एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है बेटा तो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जो ए होगा वो एक्स के अलोंग होगा और जो बी होगा वो वाई के, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होता है, याद करो पैरेललोग्राम लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos 90 क्या हो जाएगा वहां पर जीरो, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। और वैसे भी देख रहे हो यार, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ये है प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बस यहाँ मैंने ए एक्स को स्मॉल ए लिख दिया है, ए वाई को बी। ये तो मैंने कंपोनेंट करते कैसे ये बताया है, यहाँ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वेक्टर को लिखने का सलीका क्या है 2D में।
2D में जब आप वेक्टर एक्स वाई प्लेन में वेक्टर लिखोगे तो हम उसको हमेशा आई और जे में लिख सकते हैं। आई का कोफिशिएंट जो होगा वो ऑलवेज एक्स कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट बताएगा, और जो जे का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा ये वाला कंपोनेंट बताएगा। इतना मामला क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, लिख लो फटाफट। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मतलब इतनी बातें तो वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप ड्रॉप लेके आए हो 2 साल में, आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं जीरो से, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि कुछ लोग ये भी भूल जाते हैं, तो इसलिए पढ़ाया जाता है। बाकी इसमें जेई लेवल कुछ भी नहीं है, ये सिंपल 11वीं का स्कूल लेवल कंटेंट है, जो आपके किसी भी स्कूल में, चाहे आपने बजरंगी महाविद्यालय में पढ़ा हो या आपने किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हो, ये जरूर पढ़ाया गया होगा। आपने मन से नहीं पढ़ा वो एक अलग बात है। तो अभी फिलहाल जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो इट्स प्योर स्कूल लेवल कंटेंट, इससे बिल्कुल कोई भी गलत फहमी ना पाले कि ये जेई का कंटेंट है। लेकिन हाँ, शुरुआत यहीं से एकदम नीचे से, क्योंकि आगे जो चीज़ें पढ़ने वाले हो उसके लिए सब यूज़ होगा, और अगर इन्हीं चीज़ों में संघर्ष हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए ध्यान से देखते चलो। तो मैं कुछ वेक्टर्स बनाऊंगा, फोटो बनाऊंगा, आप उनको आई और जे में एक्सप्रेस करिएगा देखकर, ठीक है? नोटेड एवरीवन? कोई लिख तो नहीं रहा है? लिख रहे हो? लिख लो। चलिए, तो आप इसको वेक्टर में एक्सप्रेस करिए कंपोनेंट फॉर्म में। ये एक्स है, ये वाई है, एक बॉल है बेटा, बॉल को हमने 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, ये वेलोसिटी है ना, और ये एंगल 53 डिग्री है। कॉस 53 की वैल्यू मैं बता दे रहा हूं, ये होता है 3/5। साइन 53 की वैल्यू मैंने बता दी 4/5। आपको इसे कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आई कैप और जे कैप में लिखना है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। कॉस वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? जिसके साथ थीटा है। एक्स मत याद करना, जिसके साथ थीटा है। अगर वाई के साथ थीटा हुआ ना तो वाई वाला कॉस हो जाएगा, है ना? तो ये ना रट लेना कि एक्स कंपोनेंट कॉस होता है। ये एक्स है, ये वाई है, मान लो ये एक वेक्टर ये है, ये एंगल 60 डिग्री है, एक फोर्स है जो कि 100 न्यूटन है, एक फोर्स है 10√2 न्यूटन। देखो इसका बेटा ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। ये क्या होगा देखो, इसके ये बगल में थीटा देख रहे हो, ये होगा 50 कॉस थीटा। कॉस 53 की वैल्यू 3/5 रखोगे तो 30 आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 साइन थीटा।
50 इंटू 4/5 रखोगे तो 40 आ, यानी ये वाला 30 होगा, ये वाला 40 होगा। अब चलो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 30 है, डायरेक्शन क्या है? आई कैप। 40 है, डायरेक्शन क्या है? जे कैप। अगर रिवर्स कर दो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो फिर से 50 आ जाएगा। कर लेंगे ना? इसमें देखो ये वेक्टर इधर आ रहा है, तो देखो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक वेक्टर ऐसे आएगा रिजल्टेंट, और एक वेक्टर ऐसे आएगा, तभी तो रिजल्टेंट ये बनेगा, डायगोनल ये बनेगा। तो एक्स कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, वाई इधर की तरफ आएगा। अच्छा बताओ कॉस वाला कौन सा आएगा इस बार? कॉस वाई वाला कि एक्स वाला? कंफर्म हो रहा ना सबको? जब कॉस थीटा लगाओगे तो बेस इसे लोगे ना, थीटा के बगल वाले को। तो यहां पर ये, इसको मैं एफ वाई मान लेता हूं, इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूं। कोई भी कंफ्यूजन हो, ये वाली वैल्यू 100 है, तो तुम लगा के देख लेना। अगर कॉस 60 लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो बेस इस बार एफ वाई है डिवाइड बाई 100, यानी जो ये एफ वाई है ये वाला होगा 100 कॉस। कॉस हमेशा बेटा वो वाला होगा, याद रखना, जिसके बगल में थीटा होगा। ये ना रटा जाए कि एक्स वाला कॉस थीटा होता है, वाई वाला साइन थीटा होता है। वो तब होता है जब थीटा एक्स से बन रहा हो। अगर थीटा वाई से बनेगा तो कॉस कौन सा आएगा? वाई वाला आएगा। क्लियर है ना इतनी बात? बताना मुझे कोई डाउट हो तो 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 साइन 60, तो ये 50 √3 आ जाएगा। ठीक, चलो बताओ इसको लिखोगे कैसे? आई जे में बताओ कैसे लिखोगे? एक्स वाला है 50 √3, तो 50 √3 क्या हो जाएगा? आई कैप। और ये है 50, ये प्लस वाई में है कि माइनस वाई में? तो माइनस जे कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ? पॉजिटिव वाई की तरफ है तो प्लस जे कैप, नेगेटिव वाई की तरफ है तो माइनस। चलो इसको लिख के दिखाओ। क्या लिखा है इसको बेटा? अब देखना जरा, इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा। अच्छा देखो हमेशा याद रखा करो, ऐसे हेड से ऐसे एक्स वाई को मिला लो, ऐसे एक्स को, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा। बताना जरा ये क्या होगा? 10√2 cos 45, ये क्या होगा? 10√2 sin 45, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। क्या लिखेंगे इस फोर्स वेक्टर को बताओ? ये माइनस आई कैप है तो -10 आई कैप, या 10 इंटू माइनस आई कैप, एक ही बात है। ये जे में है तो +10 जे कैप। बोलो लिख लोगे ना बेटा? तो किसी भी वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो एक लास्ट और एक्सप्रेस करो। इस तरह से एक वेक्टर है, एक्स वाई है, ये मान लो V है, और ये एंगल अल्फा है, और ये V है। अल्फा इधर से वाई से, वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको।
हाँ भाई बच्चों, देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, तभी तो रिजल्टेंट ये बनेगा। बोलो तो ये वाला कौन सा होगा बताओ, कॉस या साइन? और ये वाला पक्का ना, जिसके साथ थीटा या अल्फा दिया है वो कॉस हो जाएगा। चलो तो बताओ वेक्टरली क्या लिखोगे इसको, पी साइन अल्फा माइनस आई कैप, पी कॉस अल्फा माइनस जे कैप। सबने लिख लिया है? ये माइनस निगेटिव वाई में आ रहा है तो माइनस जे, इन नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो माइनस आई। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा। अब ये जो हम कंपोनेंट मेथड पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हमें दो इससे ज्यादा वेक्टर जोड़ने घटाने होंगे तो हम कंपोनेंट हमारे लिए बेस्ट मेथड होता है। सबसे ज्यादा अगर फिजिक्स में यूज होंगे तो कंपोनेंट ही यूज होंगे। जैसे मान लो, अच्छा दो वेक्टर जोड़ने के लिए हमने पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ भी पढ़ा है ना। तीन के लिए हमने पॉलीगन लॉ पढ़ा है, चार पांच के लिए पॉलीगन, लेकिन पॉलीगन लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं मिला हमको। ज्योमेट्री अलग अलग बदलती जाएगी, फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे। तो जैसे अगर हमें दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, मान लो हमने तुमसे कहा कि बेटा एक बॉडी पर तीन फोर्स लगा दी हमने। एक फोर्स लग रहा है ये मान लो 20 न्यूटन का पहला फोर्स, एक मान लीजिए लग रहा है 10√2 न्यूटन का 45 डिग्री पे दूसरा फोर्स, और एक मान लीजिए लग रहा है 15 न्यूटन का तीसरा फोर्स, ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री। और हमने कहा फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इन सभी फोर्सेस की, इन सभी फोर्स, तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, आप देख लेना। देखो तीन वेक्टर के लिए आप ट्राइंगल लॉ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, पैरेललोग्राम नहीं लगा सकते, आपको कंपोनेंट करना पड़ेगा। अगर उस तरह से करोगे तो मुश्किल पड़ेगा, पहले दो वेक्टर जोड़ोगे फिर जो आएगा उसको तीसरे से जोड़ोगे, तो वो एक लेंदी प्रोसेस होगा। सबसे पहले सबसे बढ़िया तरीका होता है तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा है सबके कंपोनेंट कर डालो एक्स वाई में। अगर प्लेन में है तो एक्स वाई कंपोनेंट कर डालो सबके। तो देखो जरा, मैं करता हूं कंपोनेंट। तो एक्स और वाई में कंपोनेंट करना है, तो जो ऑलरेडी एक्स में है उसको तो वैसे ही बना रहने दो, उसके क्या करोगे कंपोनेंट, उसको ऑलरेडी एक्स में बना रहने दो। तो देखो बेटा एक जो 20 न्यूटन था उसको तो ऐसे ही बना रहने दो, उसको तो ऐसे ही बना रहने दो। अब बहुत ध्यान सावधानी समझना, इस वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक एक्स के लॉन्ग इधर आएगा और वाई में इधर जाएगा। क्या समझ पा रहे हो ये वाली बात? ऐसे ज्वाइन करोगे, एक वेक्टर इधर आएगा एक इधर आएगा, रिजल्टेंट ये बनेगा। तो इसके ये दो क्या होंगे, कंपोनेंट होंगे। तो y कंपोनेंट इधर जाएगा बेटा और x कंपोनेंट इधर आएगा। तो जो 10√2 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा बताओ वो क्या होगा, 10√2 cos 45 की sin 45, जिसके साथ थीटा है वो cos होगा, ठीक है ना। और जो इसका कंपोनेंट इधर आएगा वो बताओ क्या होगा, 10√2 sin 45। इतनी बात ठीक है, ध्यान रखना। अब वो हटा दिया मैंने वेक्टर, कंपोनेंट का मतलब ही क्या है कि एक वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया आपने। रिजल्टेंट का क्या मतलब है, दो की जगह एक लगा दिया, दो को हटाकर एक बना दिया, ये रिजल्टेंट है। उल्टा कर दिया तो एक को हटाकर दो बना दिया उसकी जगह, तो कंपोनेंट हो गए। अब ये ना करना दो बना दिए फिर भी वो बनाए हुए हो, उसको क्या मतलब, बनाने के लिए बना रहे हो पर वो यूज नहीं होगा कैलकुलेशन में, उसकी जगह ये दो आ गए, ठीक है। चलो इसको बताओ, ये 15, देखो इसका एक कंपोनेंट ऐसे जाएंगे, ऐसे देख रहे हो, एक इधर जाएगा ऊपर और एक इधर आएगा नीचे। तो जो इधर आएगा एक्स की तरफ आएगा, बताओ जरा ये क्या आएगा, ये वाला तो थीटा इधर ही दिया है तो ये कॉस हो जाएगा, 15 कॉस, अच्छा वैल्यू लिख देता हूं मैं, कॉस 37 होता है 4/5, उल्टा हो जाता है यहां पर 53 का
साइन 37 होता है 3/5। तो 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 आ जाएगा ना, 4/5 है ना, 5 ये 15 और 12। और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, ये क्या आ जाएगा 15 साइन थीटा। एक कंपोनेंट कॉस थीटा, एक कंपोनेंट साइन थीटा। इसकी वैल्यू आएगी 3/5। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 आएगा ना बेटा। चलो अब थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। देखो ये एक 20 है, एक 10 है, ये 10 हो जाएगा। इधर की तरफ 12 है, इधर की तरफ एक 10 है और एक 9 है। अब हमने सीधे सीधे पढ़ा है कि जो सेम डायरेक्शन में है उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, जो अपोजिट है वो घट जाएंगे। तो चलो एक्स में निपटाओ मामला। 20 और 10 जुड़ जाएंगे 30, अपोजिट है 12। 30 में 12 जाएगा, बताओ इधर की तरफ कितना बचेगा 18। समझ आ रही सबको बात? वाई में चलो, वाई में दोनों सेम डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा 19। यानी फाइनली इसके दो कंपोनेंट बचेंगे, एक एक्स में एक वाई में आ जाएगा। इनका नेट क्या होगा? अगर मैं ये देखूं, ये एंगल 90 डिग्री और रिजल्टेंट ये आएगा फाइनली। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो रिजल्टेंट आएगा उसे वेक्टर में लिखोगे, कंपोनेंट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 18 आई कैप प्लस 19 जे कैप। और अगर मैग्नीट्यूड में लिख रहे हो तो √18 का स्क्वायर प्लस जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछा जाए, मान लो ये एंगल फाई है, फाई, तो tan फाई भी पूछ सकता है कि बताओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। जो जो परिणामी बल होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो tan फाई, देखो सामने वाली ये 19 हो जाएगी ना, तो tan फाई क्या आ जाएगा बताओ 19/18 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो ये इतना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। तो अगर मुझे 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर का एडिशन लिखना है तो आप क्या करो, वहीं पर सबके कंपोनेंट कर डालो। कंपोनेंट करने के बाद आप जो है रिजल्टेंट, एक्स में अलग रिजल्टेंट ले लो, वाई में अलग ले लो। फाइनली आपको दो वेक्टर मिल जाएंगे 90 डिग्री के एंगल पर। तो आई जे में लिखोगे तो लिख सकते हो, और मैग्नीट्यूड चाहिए तो रिजल्ट √a² + b² लगा सकते हो। देख लो अच्छे से, कोई डिस्कशन है तो बताओ। अच्छे से देख लो, लिख लो, कोई डाउट है तो बताओ। चलो, एक न्यूटन का फोर्स हमने लगाया, ये 60 डिग्री, ये पूरा 120 डिग्री हो जाएगा। ये भी पूरा देखा जाए तो 120 डिग्री हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री।
ये भी 120 120 120। तो इनका रिजल्टेंट बताना है। फाइंड आउट रिजल्टेंट। जीरो आ रहा है। वैसे तो इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट से करेंगे अगर। देखो ये मैंने x के लॉन्ग ले रखा है, तो मैं इसको बनाए रखता हूं और इस वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट कर देता हूं। तो देखो बेटा, बताना जरा, इधर की तरफ बताओ क्या आएगा। 20 cos 60, ये sin 60। इधर आएगा 20 cos 60, इधर आएगा 20 sin 60। इसी तरह से ये वाले वेक्टर का, ये cos 60, ये sin 60। इधर की तरफ 20 cos 60 एक और आ जाएगा, और इधर की तरफ 20 sin 60। ये साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये भी 10 है और ये भी 10 है। 10 + 10 20, और इधर भी 20 है, तो नेट क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? 0 है। तो कभी तीन वेक्टर अगर 120 120 आइडेंटिकल फोर्स लग रहे हो ऐसे, कोई भी 120 120, तो इनका नेट 0 होता है। ऐसे भी समझ सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ में याद करो हमने पढ़ाया था कि अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ले लूं 120 पे, तो एफ ही आता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो एक और बताओ फटाफट।
कितना आ रहा है बेटा? लेट्स सी, देखते हैं भाई। देखो ये तो 5 मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। इस 10 के दो कंपोनेंट करेंगे, 10 cos 30, 10 sin 30। इधर की तरफ आएगा 10 cos 30, इधर की तरफ आएगा 10 sin 30। ये 5 होता है, ये 5√3 होता है ना? ठीक लिखा ना मैंने? अच्छा, इसी तरह इस वाले 10 का एक कंपोनेंट 10 cos 30, 10 sin 30, 10 sin 30, और इधर की तरफ 10 cos 30, ये भी 5√3 है। अच्छा, ये तो 10 sin 30 10 sin 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 बना रहेगा। इसको भी देख लेते हैं। 10√2 cos 45, इधर की तरफ है 10√2 cos 40, और इधर की तरफ ऊपर जाएगा, ऊपर 10√2 sin 40। मैंने क्या किया, इस 10 sin 30 को 10 sin 30 से खत्म कर दिया, बाकी मैं बनाए रख रहा हूं, ठीक है? चलो देखो, ये बच रहा है 10, और ये बच रहा है 10√3, 10 5√3 प्लस 5√3, तो 10√3 में 10 माइनस हो जाएगा, तो इधर बताओ कितना आएगा? 10√3 माइनस 10, बोलो। और ये भी 10 है, 10 में से ये तो साइन 30 वाले तो कैंसिल आउट कर दिए थे, ऊपर वाला एक 10 बचा था, नीचे एक 5, तो 5 बचेगा, नेट आ जाएगा ये आर वेक्टर कैसे लिखेंगे? 10√3 माइनस 10, ये आई कैप 5। अगर ये एंगल 5 चाहिए एक्स एक्सिस से, तो tan 5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये 5 डिवाइड बाई 10√3 माइनस 10, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2√3 माइनस 2, ये tan 5 आ जाएगा, और ये वेक्टर आ जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए नेट ले, रिजल्टेंट ले लोगे। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो ये क्या है? 10√3 माइनस 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, है ना? इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेट आ जाएगा। देख लो कोई गुणा भाग गलत तो नहीं है? हाँ, 15 आ रहा है। सॉल्व करके बता रहे हो क्या? क्या कह रहे हो, कुछ गलत है क्या? अच्छा ठीक है, वो कर लोगे आप लोग, वो मुझे पता है। तो देख लो, कोई डिस्कशन हो तो बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अब देखो बेटा, कुछ जियोग्राफिक डायरेक्शंस हैं जो कॉपी पे कैसे बनाओगे, ध्यान रहो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना? तो कॉपी पे जब भी हम लोग बनाएंगे तो ये डायरेक्शन हम लोग ईस्ट ले लेंगे, ये वाली वेस्ट ले लेंगे, ये नॉर्थ ले लेंगे, और ये कई बार क्वेश्चन आएंगे डिस्प्लेसमेंट वगैरह से कि बॉडी थी, पहले 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गई, फिर 50 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चली गई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर 10 मीटर ऊपर चली गई, बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऐसे सवाल आए हैं जेई मेन में, है ना? तो थोड़ा डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच जो 45 डिग्री पे होता है, इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है?
इसीलिए नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच जो डायरेक्शन होती है बेटा 45 डिग्री पे, इसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। इसी तरह साउथ और वेस्ट के ठीक बीचों बीच जो होती है 45 डिग्री पे, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। और यहां जो 45 डिग्री पे होती है इसे साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये तो फेमस हो गई। चलो कुछ और डायरेक्शंस होती, जैसे मान लो ये हमने कहा ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। अब ये डायरेक्शन हमने मान लो ले ली 20 डिग्री, ले ली 20 डिग्री, तो इसे बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ, कहां से? ईस्ट से। तो 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ कहां से? ऑफ ईस्ट। समझ रहे हैं ना? तो ऑफ उसके साथ लगाएंगे जिसके साथ एंगल होगा, और जिस दिशा में एंगल होगा वो लिख देंगे। समझ आ रही बात? तो इसे बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, मान लो ये 30 डिग्री है, बोलो इसे क्या बोलोगे? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, है ना? तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, कहां से? नॉर्थ से। समझ आ रही बात सभी को? चलो ये बताओ 40 डिग्री है, क्या बोलोगे इसको? 40 डिग्री वेस्ट की तरफ, कहां से? नॉर्थ से। तो 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ रहे हैं ना भाई? ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे कि a body initially goes 20 meter in northeast direction, then 10 meter in a direction 30 degree west of south। तो आपको पता होना चाहिए ना वहां वेस्ट ऑफ साउथ क्या। जहां भी खड़े होना तो वहां पे तुरंत ऐसे खींच लिया करना, ये नॉर्थ, ये मान लो साउथ था, ये वेस्ट था। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ये हो जाएगा, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, है ना? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ध्यान रखना ऑफ जिसके साथ लगा हुआ है एंगल वहां से लेना है, और 30 डिग्री वेस्ट यानी वेस्ट की तरफ जाना है, ऑफ साउथ साउथ से जाना है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको डायरेक्शन बहुत जरूरी होगी भाई। डायरेक्शन बना लोगे तो कंपोनेंट कर लोगे, फिर बाद में फिर क्या आईजे में एक्सप्रेस हो जाएगा, फिर वैल्यू आराम से निकल आएगी। डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो फिर कंपोनेंट भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, गलत हो जाएंगे ना। चलो बताओ, इसको बताओ जरा, क्या लिखोगे? ये 15 डिग्री अगर ये एंगल है 15 डिग्री, क्या लिखो? 15 डिग्री कहां की तरफ है? वेस्ट की तरफ। कहां से? तो वेस्ट ऑफ साउथ। लिख लेंगे ना बेटा? बना लो। बेटा जिन बच्चों का वेक्टर जो भी लेक्चर छूटा, आज लेक्चर नंबर 4 था हमारे हिसाब से, 4 या 5, तो आप RS इंस्टीट्यूट IIT वाले चैनल पे जाएंगे। यूट्यूब चैनल पकड़े हैं आप, क्योंकि अभी लेक्चर पब्लिक हैं तो यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, ऐप पे भी मिल जाएंगे। इसमें आप या तो प्रतिज्ञा बैच है आपका, बैच प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा बैच है आपका, इसमें आपको वेक्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओगे या तो लाइव लेक्चर में भी जाओगे 1 2 3 करके, तो वेक्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसमें थ्योरी पढ़ाई मैंने तीनों लेक्चर में, और कल बारिश की में वाला जो लेक्चर था लेक्चर 4, उसमें मैंने क्वेश्चन करवाए थे जेई मेन के। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद ही लेक्चर है, आप आराम से समझ जाओगे। और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर 5 है, ठीक है ना? ये आपको करना है, इसमें आलस मत दिखाइएगा। स्पेशली वो बच्चे जिनका बेसिक वीक है और छूट गया है, आज आए हैं या कल आए हैं, उन्होंने कल एडमिशन लिया, आज एडमिशन, तो ध्यान रखिएगा इसमें अगर आप लापरवाही दिखाओगे तो आपका दर्द बढ़ता जाएगा। इसके लिए मैं या संस्थान जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक? तो इस बात को ध्यान रखना है, इस लेक्चर को आपको करना है। लेक्चर करने के बाद जो डाउट रह जाए उनको नोट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ये चीज़ सर से दोबारा पूछेंगे चीज़, उसके लिए आइएगा यहाँ पर, मैं मिलूंगा। दूसरे वाले सेंटर पे रविंद्र सर बैठते हैं, उनसे डाउट जाके पूछ सकते हो, या विशाल सर मिलेंगे उनसे डाउट पूछ सकते हो। आप 3 फैकल्टी में से किसी भी फैकल्टी को पकड़ के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो कि सर इस लेक्चर में मेरा ये छूट गया था, ये चीज़ मुझे 5 मिनट में दोबारा समझा दीजिए, ठीक है ना? लेकिन अगर आप इसको कवर नहीं करोगे, ये वेक्टर बेसिक मैथ्स का पार्ट है, ये पूरी फिजिक्स में यूज होने वाला है,
इसको अच्छा कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीजें मैं अभी आपको जीरो से बता रहा हूं, लेकिन कल को मैं आपको रोटेशन पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा, उस वक्त क्या लगता है मैं तुम्हें कंपोनेंट करके दिखाने वाला हूं क्या? सीधे लिखूंगा डायरेक्ट। मतलब ये चीजें जो मैं भी छोटे छोटे बच्चों की तरह, बेटा देख ये कॉस आएगा, ये साइन आएगा, तो तुम उस वक्त तुम्हें लगेगा अरे शुरू शुरू में सर का रूप कितना फूल जैसे कोमल थे, अब एकदम कांटों जैसे खटीले हो गए। मतलब तब ये सब बातें, मतलब समझ रहे हो ना, एडवांस की बातें करने, अब हम यहाँ हैं, यहाँ पहुंचना है। जब हम यहाँ बातें कर रहे होंगे तो यहाँ की बातें नहीं कर पाएंगे उस समय, इसलिए शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। तो जरूरी है कि ये बेस जो है ये कमजोर ना होने पाए, क्योंकि जब अच्छे सवालों की डिस्कशन होगा तो वहां कंपोनेंट की बातें नहीं होंगी, वहां कंपोनेंट तो हो गया जहां होना था। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, अभी टाइम है, अगर आपने 20-25 दिन शुरू के 1 महीने मेहनत से पढ़ाई कर ली तो आप कनेक्ट हो जाओगे। पहले कितना आता था कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा आता है अच्छी बात है, वो आपको फायदा करेगा। लेकिन अगर किसी को नहीं भी आता है वेक्टर तो ध्यान से पढ़ते चलो, आगे कनेक्ट कर ले जाओगे, ठीक है। इसका मतलब नहीं कोई कहाँ से पढ़ के आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं आपको जीरो ये अभी मैं डीपीपी में डीप इसका काम ये है कि अभी आपके पास वर्क कम है, तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, साइन 15, 35, 9, 10, 11, 12 की मैथ्स है, तो इसमें बेसिक मैथ्स है कि भाई ये मैथ इस्तेमाल होने वाली फिजिक्स में। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं पढ़ाएंगे हम आपको, है ना, ये मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको। ये 11th वाले बैच में पढ़ाई जाती है, जो बच्चे 10th करके आते हैं। वेक्टर में आपको पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो तुम हमको पटकने लगोगे यहीं पे, सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना। तो लेकिन देख लेना, अगर तुम्हें लगे कि नहीं इसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत है, साइन 30 की वैल्यू समझ नहीं आ रही, तो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। नहीं, जेई एडवांस और जेई मेन इसलिए लिखा है क्योंकि पैटर्न के हिसाब से अगर मोर देन वन के क्वेश्चंस भी होंगे तो एडवांस हो जाएगा। अरे एडवांस का मतलब है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, आगे जाओगी तो मिलेंगे मोर देन। जैसे जेई मेन में का होगा तो उसमें सिर्फ सिंगल करेक्ट वाले होंगे, मैचिंग नहीं होंगे, मोर देन वन वाले नहीं होंगे। पैटर्न के हिसाब से लिखा है, ये जो क्वेश्चन है इनका पैटर्न ये है, ऐसा नहीं कि वो जेई एडवांस में आता, ऐसी बातें कर। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल।